हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन शुरू की थी। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीकम पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपना अपेंडिक्स, जो कि अपन इस वाले लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अपेंडिक्स अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे जो क्लिनिकल एनाटॉमी होता है अपना अपेंडिसाइटिस, उसके ऊपर जनरली काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि तुमने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा, जिसके अंदर अपन ने सीकम और बेसिक्स, जो बेसिक फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, वो पढ़े थे। ठीक है। तो जब मैंने तुम्हें सीकम पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें बेसिक्स ऑफ अपेंडिक्स थोड़े बहुत बता दिए थे। लाइक अपेंडिक्स से रिलेटेड काफी चीजें मैंने वहीं बता दी थी। तो अपन क्या करते हैं, पहले सीकम वाले पार्ट से जो जो अपन ने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था पहले वो अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपन को इस वाले लेक्चर के अंदर काफी ज्यादा उससे हेल्प होगी। ठीक है। तो अपन चलते हैं सीकम के लेक्चर के अंदर। तो अपन ने वहां पे देखा था कि जो अपना सीकम होता है ना, ये अपना सीकम है। ठीक है। इस सीकम के अंदर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है अपनी। ठीक है। दो ओरिफिसेस प्रेजेंट है। एक अपना ये वाला ओरिफिस है, जो कि है अपना जहां पे आइलियम आके जुड़ता है अपना सीकम से। ठीक है। और एक ये वाला ओरिफिस है जहां से अपनी अपेंडिक्स निकलती है सीकम से। ठीक है। तो इस वाले ओरिफिस को अपन ने बोला था इलियो सीकल ओरिफिस, और इस वाले को बोला था अपन ने अपेंडिकुलर ओरिफिस। ठीक है। तो अब अपेंडिकुलर ओरिफिस जो होता है ना, इसकी लोकेशन अगर कोई पूछे, इस अपेंडिकुलर ओरिफिस को अपन बेस ऑफ अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस अपेंडिकुलर ओरिफिस की जो लोकेशन है वो है अपनी 2 सेंटीमीटर्स बिलो एंड बिहाइंड। मतलब इस इलियोसिकल ओरिफिस से 2 सेंटीमीटर नीचे और पीछे जाओगे तब तुम्हें मिलेगा अपेंडिकुलर ओरिफिस। ठीक है। अब ये जो अपेंडिकुलर ओरिफिस है ना, इसकी लोकेशन फिक्स रहती है। लाइक ये जो बेस ऑफ अपेंडिक्स है, या फिर इसको अपेंडिकुलर ओरिफिस बोल लो, इसकी लोकेशन यहीं पे रहेगी ना। लाइक ऐसा तो नहीं है कि लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो इसकी लोकेशन फिक्स है। मगर जो ये टेल ऑफ अपेंडिक्स है ना, ये टेल ऑफ अपेंडिक्स है, इसकी लोकेशन वेरी करती है। ठीक है। इसकी लेंथ भी वेरी करती है। किसी किसी के अंदर ये 2 सेंटीमीटर की होती है, किसी के अंदर ये 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है। एवरेज अपनी 9 सेंटीमीटर होती है। बट इसकी जो ये टेल है, इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन वेरी करती है। बेस अपना फिक्स जगह पे रहता है, मगर ये अपेंडिक्स की जो ये टेल है ये अपनी वेरी करती है इसकी डायरेक्शन। लाइक इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो इसकी जो डिफरेंट पोजिशन है वो अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पहला तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा, अपना ये जो अपेंडिकुलर ओरिफिस है, इसको एक वॉल्व गार्ड करता है। ठीक है ना। अपन ने वॉल्व्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये देखो, ये अपनी अपेंडिकुलर ओरिफिस बनाया था मैंने। इस अपेंडिकुलर ओरिफिस या फिर बेस बोल लो इसको, इस बेस को एक वॉल्व गार्ड करता है, और उस वॉल्व को बोलते हैं अपन वॉल्व ऑफ गरलैच। ठीक है ना। और ये वॉल्व जो होता है काफी इनसिग्निफिकेंट सा होता है। ओनली एंड ओनली लोअर लिप के अंदर ये यहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। मतलब दोनों लिप्स पे नहीं होता है, ओनली एंड ओनली लोअर लिप के ऊपर होता है। तो ये वॉल्व ऑफ गरलैच हो गया। ठीक है। तो जो बेस को या फिर जो अपेंडिकुलर ओरिफिस को गार्ड करता है जो वॉल्व, उसको बोलते हैं वॉल्व ऑफ गरलैच। ठीक है। उसके अलावा अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ही पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई देख लिया था, सीकम और अपेंडिक्स दोनों का ही। ठीक है। और उसके और पेरिटोनियल रिलेशन जो है ना अपेंडिक्स का, वो भी अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि अपना सीकम है। ठीक है। और ये अपनी अपेंडिक्स है। तो इस अपेंडिक्स को एक पेरिटोनियम का फोल्ड पकड़ के रखता है यहां पे इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से। और इस पेरिटोनियल फोल्ड को अपन बोलते हैं मीजो अपेंडिक्स। ठीक है। ये मेजेंट्री ऑफ द अपेंडिक्स है। ठीक है। ये जो अपेंडिक्स को जो फोल्ड पकड़ के रखता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं मीजो अपेंडिक्स या फिर मिजेंट्री ऑफ अपेंडिक्स। जिस तरीके से मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को पकड़ के रखती है, वैसे ही जो लाइक अपना ये अपेंडिक्स अपना पेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है। पेरिटोनियम से इसको कवर कर रहा है। तो ये पेरिटोनियम जो कवर कर रहा है ना, वो इस तरीके से फोल्ड बनाता है। ठीक है। और इस फोल्ड को बोलते हैं अपन मीजो अपेंडिक्स। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो। ठीक है। सीकम और अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई अपन ने एक लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी, तो अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं वहां पे भी। चलो। तो अपना अपेंडिक्स और ये जो सीकम वगैरह जितना भी है, ये अपना मिडगट का पार्ट है। ठीक है। मिडगट को ब्लड सप्लाई कौन देता है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अपन सबको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन इसको डिटेल में। ठीक है। तो मिडगट को सप्लाई देता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो इस तरीके से सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आती है। अब इस सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से अपनी ब्रांच निकलती है इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है। या इलियोकोलिक आर्टरी अपनी एक ऊपर डिवीजन दे देती है और एक नीचे डिवीजन दे देती है। ऊपर वाले डिवीजन को बोलते हैं अपन सुपीरियर डिवीजन, नीचे वाले को इंफीरियर डिवीजन। अपन को इंफीरियर डिवीजन से मतलब है। अभी जो इंफीरियर डिवीजन है ना, यही अपनी सीकम के लिए ब्रांचेस देता है, और यही अपना यहाँ पे अपेंडिक्स के लिए ब्रांचेस देता है। ठीक है। तो अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ये अपनी ब्रांच देती है इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी की इंफीरियर डिवीजन से एक ब्रांच निकलती है, दैट इज अपनी अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है। और वो अपनी अपेंडिक्स को सप्लाई कर देती है। और ये अपेंडिकुलर आर्टरी जो है ना, ये अपना इस मीजो अपेंडिक्स के थ्रू होके गुजरती है इस तरीके से। ठीक है। तो मीजो अपेंडिक्स का कंटेंट क्या हो गया? कंटेंट ऑफ मीजो अपेंडिक्स क्या हो गया? इसका कंटेंट हो गया अपेंडिकुलर आर्टरी, और साथ में यहां से वेन वापस जाएगी, तो अपेंडिकुलर वेन।
ठीक है। तो इस वाले डायग्राम के अंदर अपन ने एक तो ब्लड सप्लाई देख ली अपेंडिक्स की, ठीक है। ब्लड सप्लाई कैसे है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से आइलियोकोलिक आर्टरी निकली, उसका इंफीरियर डिवीजन था, इंफीरियर डिवीजन से अपनी अपेंडिकुलर आर्टरी निकल गई। दूसरा अपन ने देखा मीजो अपेंडिक्स क्या होता है। मीजो अपेंडिक्स क्या होता है, ये जो अपना अपेंडिक्स है उसको एक पेरिटोनियम का फोल्ड पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं अपन मीजो अपेंडिक्स, ठीक है। और वो अपना एक्सटेंड कहां तक करता है, आइलियम से लेके अपेंडिक्स तक एक्सटेंड करता है इस तरीके से। और इसका कंटेंट क्या है इस फोल्ड का, पेरिटोनियल फोल्ड का, अपेंडिकुलर आर्टरी एंड अपेंडिकुलर वेन, ठीक है। तो ये वाला अपन ने इस वाले डायग्राम के थ्रू पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो ये जो मैंने तुम्हें ब्लड सप्लाई बताई है ना, वो अपन ने ब्लड सप्लाई ऑफ सीकम एंड अपेंडिक्स जो है अपना इस सीकम वाले नोट्स के अंदर ही तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है ना। यही सेम डायग्राम तुम्हें एग्जाम में भी बनाना है, तो यही मैंने बना रखा है, ये तुम्हें एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने सीकम और अपेंडिक्स दोनों की ही ब्लड सप्लाई दिखा रखी है, ठीक है। दैट इज अपना ये सीकम है और ये अपना सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जिसने आइलियोकोलिक आर्टरी दी, सुपीरियर डिवीजन, इंफीरियर डिवीजन से निकली अपनी अपेंडिकुलर आर्टरी। तो ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था, तो एक तरह से ये वाला तुम्हारा इस वाले लेक्चर के अंदर भी काम आएगा। चलो तो अपन शुरू करते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, इट इज वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टेरो मीडियल वॉल ऑफ सीकम। सीकम के जो पीछे और मीडियल साइड के अंदर जो वॉल होती है ना, पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड के अंदर से निकलता है, तो पोस्टेरो मीडियल वॉल से निकलता है सीकम के, और इसको डाइवर्टिकुलम क्यों बोलते हैं। डाइवर्टिकुलम क्या होता है ना, कि कोई भी पाउच है उससे कोई भी अगर एक्सटेंशन निकल रही है तो उसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, जैसे सीकम है, इससे ये एक्सटेंशन ही तो निकल रही है इस तरीके से, तो एक तरह का डाइवर्टिकुलम हो गया, ठीक है। तो इट इज अ वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम, वर्मीफॉर्म मींस वर्म लाइक, तो इट इज अ वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टेरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम, ठीक है। लेंथ की बात करें तो 2 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है, एवरेज 9 सेंटीमीटर होती है। बच्चों के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लंबी होती है देन द अडल्ट्स, अडल्ट्स के अंदर छोटी होती है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर एक तो अपना बेस हो गया और दूसरा उसकी टेल हो गई है, ठीक है। तो बेस जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन पर रहता है, और इसके बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था, इट इज फिक्स्ड एंड इट इज प्रेजेंट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ऑरिफिस, ठीक है। अगर मुझे सरफेस लैंडमार्क करना है, मतलब मेरे को अगर ऐसे बताना है ऊपर से, लाइक विदाउट कटिंग, अगर मुझे बताना है कि कहां पे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक मिड क्लेविकुलर लाइन राइट वाली एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ये अपनी मिड क्लेविकुलर लाइन है और ये ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है, ठीक है ना। अपन ने ये प्लेन्स वगैरह जब स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, तो इन दोनों का जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन से मैं एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर नीचे जाऊंगा। तो इस मतलब इस मिड क्लेविकुलर लाइन और इस ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन में राइट साइड के अंदर जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन से अपन 2 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, एग्जैक्टली वहीं पे अपना बेस ऑफ अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। तो सरफेस लैंडमार्क की अगर बात करे कोई, तो तुम ये बता सकते हो, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर बिलो द इंटरसेप्शन ऑफ द ट्रांस ट्यूबरकुलर एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। फिर मैंने तुम्हें बताया, इट इज गार्डेड बाय एन इनसिग्निफिकेंट वॉल्व कॉल्ड एज वॉल ऑफ गर्लेच, एंड दिस वॉल्व इज ओनली प्रेजेंट ऑन द लोअर मार्जिन ऑफ द अपेंडिकुलर ऑरिफिस, ठीक है। जो अपेंडिकुलर ऑरिफिस है उसके ओनली एंड ओनली लोअर मार्जिन पे प्रेजेंट है, अपर मार्जिन पे नहीं प्रेजेंट है ये वॉल्व, ठीक है। चलो तो ये अपना हो गया बेस के बारे में, या फिर इसको अपेंडिकुलर ऑरिफिस भी बोल लो। अब अगला है अपना पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स। अब अपन को पता है कि अपेंडिक्स, मैंने तुम्हें बताया ना कि जैसे ये अपना सीकम है, इस सीकम के अंदर जो अपेंडिकुलर ओपनिंग होती है तो अपनी फिक्स जगह पे रहती है, मगर इसको जो टेल है ना वो कहीं पे भी जा सकती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसकी मतलब पोजीशन ऑफ द टेल के बेसिस पे डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है अपनी अपेंडिक्स की। सो द बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज फिक्स्ड बट द टिप कैन बी पॉइंटेड इन एनी डायरेक्शन, इस वजह से डिफरेंट पोजीशंस होती है अपनी अपेंडिक्स की। तो पोजीशंस देखते हैं अपन, इन पोजीशंस को ना क्लॉक का नाम दे रखा है, जैसे क्लॉक वाइज ना, जैसे 12 o'clock हो गया, 3 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया, ठीक है, 6 o'clock हो गया, ठीक है, 11 o'clock हो गया। तो ये जो क्लॉक की डायरेक्शन है उस बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, ठीक है। चलो तो सबसे पहली एंड मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है अपनी अपेंडिक्स की, वो है अपनी रेट्रोकोलिक या फिर रेट्रोसिकल। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था ना, सीकम के पीछे एक स्पेस होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोसिकल स्पेस, और इसी के अंदर मोस्ट कॉमनली अपेंडिक्स अपनी लाई करती है, या फिर इसको रेट्रोकोलिक बोल दो क्योंकि कोलोन के भी तो पीछे है इसलिए। तो रेट्रोकोलिक स्पेस लाइज बिहाइंड द सीकम, सीन इन 65% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन है ये। और इसको 12 o'clock पोजीशन भी बोलते हैं, लाइक 12 o'clock में है तो 12 o'clock पोजीशन। फिर अपन इस तरफ आते हैं तो 2 o'clock पोजीशन पे पहुंच गए। अब 2 o'clock पे अपनी दो मतलब पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे अपना आइलियम होता है ना, इस आइलियम के आगे हो सकती है या तो अपेंडिक्स, या फिर पीछे हो सकती है। तो अगर आगे है तो उसको बोलते हैं प्री आइलियल, और पीछे है तो पोस्ट आइलियल, ठीक है। प्री आइलियल अपनी 1% पॉपुलेशन में दिखती है, और पोस्ट आइलियल अपना 0.4% पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं 2 o'clock पोजीशन, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं तो अपना 3 o'clock पोजीशन पे आ गया अपन, अब ठीक है, ये क्लॉक है अपनी, तो इसके अंदर अपना ये 3 o'clock पे आ गया अपन। तो 3 o'clock पोजीशन को बोलते हैं अपन प्रोमोन्टरिक पोजीशन। अब ये इस केस के अंदर क्या होता है कि ये जो अपनी अपेंडिक्स है ना,
ये अपनी सेक्रल प्रोमोन्टरी की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोमोन्टरिक पोजीशन, ठीक है। इट इज सीन इन लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर ये दिखती है। फिर इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है ना, दैट इज पेल्विक। ये अपनी 4 o'clock पोजीशन है, 4 o'clock, और इस 4 o'clock को अपन बोलते हैं पेल्विक, ठीक है, पेल्विक पोजीशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी अपेंडिक्स है, ये अपनी पेल्विस के अंदर चली जाती है, डिसेंड कर जाती है, मतलब अपनी पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करके ये पेल्विस में चली जाती है। तो पेल्विक क्या है, अपेंडिक्स डिसेंड्स इनटू द पेल्विस एंड इट इज सीन इन द 31% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज सेकंड मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या थी, ये रेट्रोकोलिक। सेकंड मोस्ट पोजीशन जो कॉमन पोजीशन है वो क्या है, पेल्विक। ये दो ही अपनी मेन इंपॉर्टेंट है, पेल्विक एंड द रेट्रोकोलिक, ठीक है। उसके बाद अपन अगर 6 o'clock पोजीशन देखते हैं, अगर 6 o'clock है तो उसको बोलते हैं अपन मिड इंग्वाइनल, ठीक है, क्योंकि ये इंग्वाइनल कैनाल की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंग्वाइनल कैनाल एंड इट इज सीन इन द 2% ऑफ द पॉपुलेशन। 2% पॉपुलेशन के अंदर ये वाली मतलब अपनी अपेंडिक्स दिखती है। फिर है अपनी पैराकोलिक। तो पैराकोलिक के अंदर इस तरीके से ये 11 o'clock की तरफ फेस करती है, इसका जो एंड है ना पॉइंट, ये अपना 11 o'clock की तरफ फेस करता है, तो इसको बोलते हैं पैराकोलिक, दैट इज 11 o'clock पोजीशन, और ये 2% पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पोजीशन है अपनी अपेंडिक्स की, तो तुम्हें वापस से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और तुम इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अंदर मेन पोजीशन है रेट्रोकोलिक, जो कि मोस्ट कॉमन है, और सेकंड मोस्ट कॉमन इज द पेल्विक, ठीक है, जो कि अपना 31% पॉपुलेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये अपनी हो गई पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स। फिर अपन देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, अपनी जो अपेंडिक्स है उसको एक पेरिटोनियम का फोल्ड पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं मीजो अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स इज सस्पेंडेड बाय अ स्मॉल ट्रायंगुलर पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स एंड दिस मीजो अपेंडिक्स गिव्स पैसेज टू द अपेंडिकुलर आर्टरी एंड वेन। इसके कंटेंट्स की बात करें ना, अगर अपन कंटेंट्स ऑफ मीजो अपेंडिक्स, तो यही थे ना, अपेंडिकुलर आर्टरी एंड अपेंडिकुलर वेन, अपन थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया अभी, ठीक है, सीकम वाले डायग्राम के अंदर, ठीक है। ब्लड सप्लाई अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीकम के अंदर, ठीक है, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ब्लड सप्लाई पूरा बता दिया था। नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई है वो T10 सेगमेंट से आती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है अपनी वेगस नर्व से आती है, ठीक है। मिडगट का पार्ट है तो वेगस ही सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये अपनी नर्व सप्लाई भी हो गई। अब अपना मेन जो क्लिनिकल एनाटमी है ना इसका, दैट इज अपेंडिसाइटिस, इसके ऊपर जनरली शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी अपेंडिक्स की क्लिनिकल एनाटमी है अपेंडिसाइटिस। साइटिस आइटिस वर्ड जिसके भी पीछे आता है मतलब इन्फ्लेमेशन है, तो अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। मोस्टली एडोलेसेंट एज के अंदर ये देखने को मिलता है अपना, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है ना अगर, तो इस केस के अंदर मोस्टली अपन को अपेंडिक्स को बाहर निकालना पड़ता है काट के। तो इन दिस कंडीशन यूजुअली अपेंडिसेक्टोमी इज नेसेसरी, ठीक है, ये मतलब नेसेसरी है, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज जनरली नेसेसरी। अगर मान लो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर अपेंडिसाइटिस हो रखा है तो अपन को अपेंडिक्स को काट के बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो, अब अपेंडिसाइटिस होने के मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है, मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है इसका, एक तो जो अपेंडिक्स है उसका ल्यूमन बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा ल्यूमन है, उस वजह से कोई भी चीज इसके अंदर इजीली लॉज हो सकती है, मतलब इसके अंदर इजीली कोई भी चीज इसको ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स इज स्मॉल एंड कैन इजीली गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय फीकोलिथ। फीकोलिथ क्या होता है, देखो अपने जो फीकल मटेरियल होता है ना, अगर मान लो कोई बहुत कम पानी पीता है, अगर मान लो उसका जो फीकल मटेरियल है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो के उसके जो सॉल्ट्स वगैरह ना, जैसे कैल्शियम ये सब सॉल्ट्स वगैरह इकट्ठे होके एकदम रॉक, एकदम मतलब रॉक सॉलिड बना दे, मतलब एक तरह से पत्थर बना दे वहां पे, ठीक है। और वो पत्थर जो है अपना वो अपेंडिक्स के अंदर अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो वो इजीली वहां पे अपेंडिसाइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेट हो जाएगा। तो ये अपना मोस्ट कॉमन रीजन है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स इज स्मॉल एंड कैन इजीली गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय फीकोलिथ। फिर अपेंडिकुलर आर्टरीज एंड एंड आर्टरी, सो कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है। अपन ने देखा ना अपेंडिकुलर आर्टरी अपनी एंड आर्टरी है, तो अगर मान लो अपेंडिकुलर आर्टरी को कोई भी अगर मान लो ब्लॉकेज में उसके मतलब उसके अंदर कोई भी दिक्कत हुई तो अपेंडिक्स को और कोई आर्टरी सप्लाई करने वाली नहीं है, मतलब कोई भी कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है, तो इजीली अपेंडिक्स जो है उसके अंदर अपना गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है ना, मतलब वो एक तरह से नेक्रोसिस हो जाएगा, वहां पर जो टिश्यू है वो डेड हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो इस वजह से भी अपेंडिक्स जो है अपेंडिसाइटिस होने के मोस्ट कॉमन रीजंस है, ठीक है। अब मेन है अपना डायग्नोसिस, ठीक है। तो जब अगर मान लो किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है तो इनिशियल फेजेस जो होते हैं ना, इनिशियल स्टेजेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स का जो पेन होता है ना वो अपना अम्बलाइकस पे रेफर हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि अपने अम्बलाइकस के ऊपर पेन हो रहा है, बट वो अपेंडिक्स का पेन यहाँ रेफर हुआ है। तो रेफर्ड पेन का सिंपल सा लॉजिक होता है कि दोनों के दोनों जो अपना अम्बलाइकस है और जो अपना अपेंडिक्स है दोनों के दोनों सेम नर्व से सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इनिशियल पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज रेफर्ड टू अम्बलाइकस ड्यू टू T10। देखो अपेंडिक्स जो है अपना वो भी T10 सेगमेंट से सप्लाई होता है,
ठीक है, और जो अपना अम्बलाइकस है वो भी अपना T10 सेगमेंट से सप्लाई होता है, तो दोनों सेम सेगमेंट से सप्लाई होते हैं, इसलिए अपेंडिक्स का पेन अम्बलाइकस पे रेफर हो जाता है, इनिशियल पेन होता है ना वो रेफर हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो इनिशियल पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज रेफर टू द अम्बलाइकस ड्यू टू T10, मतलब ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स एंड अम्बलाइकस। फिर क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो अपना पेन है ना वो मोर लोकलाइज होने लगता है, उस रीजन के अंदर होने लगता है, फिर अम्बलाइकस पे नहीं होता, ठीक है। अम्बलाइकस से वो पेन मोर और मोर अपेंडिक्स की तरफ शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। चलो, तो एज द इन्फ्लेमेशन इंक्रीजेस द पेन गेट्स मोर लोकलाइज्ड टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा, क्योंकि यहीं पे अपने अपेंडिक्स प्रेजेंट है ना, इसलिए। एंड व्हेन दिस इंक्रीजेस फर्दर देन ऑन पाल्पेशन मैक्सिमम टेंडरनेस इज फेल्ट एट मैकबर्नीज पॉइंट इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। देखो शुरुआत क्या हुई, शुरुआत में क्या होगा कि जो अपना अपेंडिक्स मान लो इन्फ्लेमेट हो रही है, तो क्या होगा, उसका पेन जो होता है अम्बलाइकस पे होता है। क्यों होता है अम्बलाइकस पे? रेफर्ड पेन की वजह से। अम्बलाइकस और अपेंडिक्स अपना सेम नर्व सप्लाई होती है दोनों की, तो अपेंडिक्स का पेन अपना अम्बलाइकस पे रेफर हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे पेन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे अपनी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे पेन जो है वो मोर लोकलाइज हो जाएगा टुवर्ड्स जहां पे अपेंडिक्स है वहां पे। तो अपेंडिक्स से अपनी राइट आइलियक फूसा के अंदर, तो राइट आइलियक फूसा के अंदर अपने को पेन होने लगेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम टेंडरनेस होती है ना, अगर मान लो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो सबसे ज्यादा दर्द होता है ना, मान लो अगर मैं पाल्पेट कर रहा हूं, लाइक अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पाल्पेट करूंगा ना, तो एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। उस मैकबर्नीज पॉइंट पर अगर मैं टच करूंगा ना, तो बहुत ज्यादा पेन होगा पेशेंट को, इसका मतलब अपेंडिक्स का पेन है वो, ठीक है। अब ये मैकबर्नीज पॉइंट एग्जैक्टली होता कहां पे है? ये होता है अपना ASIS प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में अपना इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, तो ASIS और अम्बलाइकस के बीच में आप लाइन ड्रॉ कर दो एक, ठीक है, और उस लाइन का 2/3 पार्ट इधर रख दो और 1/3 इधर रख दो, मतलब 1/3 और 2/3 के बीच में जो जंक्शन वाला पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन मैकबर्नीज पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम टेंडरनेस का पॉइंट है अपेंडिसाइटिस के केस में, ठीक है। देखो यहां पे अपना ये सीकम प्रेजेंट होता है और यहां पे इस तरीके से ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, इसलिए एग्जैक्टली यहीं पे अपन को पेन सबसे ज्यादा फील होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जनरली तुम्हारा MCQ वगैरह में आ सकता है कि जो मैक्सिमम टेंडरनेस कहां पे फील होती है अपेंडिसाइटिस के केस में, तो मैकबर्नीज पॉइंट पे होती है, ठीक है। चलो, अब अपन को पता चल गया है कि लाइक अपेंडिक्स का मतलब अपेंडिसाइटिस है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो तो मोस्टली यही होता है कि उसको काट के बाहर निकाल दो, ठीक है, तो अपेंडिसेक्टोमी कर दो, ठीक है। तो यही मोस्ट कॉमनली इसका मतलब सर्जिकली इसको निकालना पड़ता है। अब 2 टेस्ट होते हैं अपने अलग से, ठीक है, अपेंडिसाइटिस को चेक करने के लिए, ठीक है। अब अपने पास ना अपेंडिक्स अपनी 2 मोस्ट कॉमन जो 2 पोजीशंस कौन कौन सी थी अपनी मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स की 2 पोजीशन, एक थी रेट्रोकोलिक, ठीक है, और एक थी अपनी पेल्विक, ठीक है। 31% पॉपुलेशन के अंदर अपनी पेल्विक थी, तो सेकंड मोस्ट कॉमन वही है। तो अपन को ना दोनों ही अपेंडिक्स की पोजीशंस के लिए टेस्ट होते हैं एक एक, ठीक है, वो दोनों करके देखते हैं, तब अपन को पता चल जाता है हाँ अपेंडिसाइटिस है। एक होता है सॉस टेस्ट, ठीक है, अगर मान लो अपेंडिक्स अपनी रेट्रोकोलिक है, अगर रेट्रोकोलिक अपेंडिक्स है तो वो सॉस मेजर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लिए सॉस टेस्ट करते हैं अपन। और अगर मान लो पेल्विक अपेंडिक्स है, तो पेल्विस के अंदर चली गई वो, तो पेल्विस के वहां पे एक मसल होती है दैट इज ऑब्टूरेटर इंटरनस, तो इस ऑब्टूरेटर इंटरनस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स, अगर पेल्विक अपेंडिक्स है तो अपना मेन मकसद क्या है ना कि जिस मसल के ऊपर अपेंडिक्स प्रेजेंट है ना, उस मसल को अपन स्ट्रेच करवाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो अपनी अपेंडिक्स है वो इरिटेट होती है और पेन इलिसिट करती है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना सॉस टेस्ट, सॉस टेस्ट अगर अपेंडिक्स रेट्रोकोलिक है तो, ठीक है। सॉस मेजर अपनी मसल जो थी वो अपनी पोस्टीरियर रिलेशन में थी अपनी सीकम के, और अपेंडिक्स के भी पोस्टीरियर रिलेशन में है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे ना, पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि लेफ्ट साइड में सो जा, लाइक लेफ्ट साइड में टिल्ट होके सो जा, ठीक है, क्योंकि अपेंडिक्स अपनी राइट साइड में होती है ना, यहाँ पे अपेंडिक्स है, ठीक है। तो मेक द पेशेंट लाई ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि अपेंडिक्स अपनी राइट साइड में है, ठीक है। देन पैसिवली एक्सटेंड द राइट थाई, ठीक है, ये जो राइट थाई अपनी इसको एक्सटेंड करना है अपन को इस तरीके से, ठीक है, पैसिवली। तो सॉस मेजर जो वो स्ट्रेच होगी और उसकी स्ट्रेचिंग से अपनी अपेंडिक्स जो है वो पेन इलिसिट करेगी, ठीक है ना। तो मेन मकसद क्या अपना कि जो सॉस मेजर उसको स्ट्रेच करवाओ, जिसकी वजह से अपेंडिक्स जो ऊपर पड़ी है वो इरिटेट हो और पेन आए, ठीक है। पैसिवली करते हैं, ठीक है ना, पेशेंट को अपन खुद पकड़ के करेंगे ये, ठीक है। पेशेंट को नहीं बोलेंगे कि अपने जो अपना थाई है उसको एक्सटेंड करने के लिए नहीं बोलेंगे, अपन खुद पांव पकड़ के पीछे की तरफ करेंगे, तो अपने आप ही वो सॉस मेजर अपनी क्या होगी, स्ट्रेच होगी और पेन होगा। देखो मेन रीजन क्या है ना कि जो अपनी सॉस मेजर है ना, लाइक अपन को क्या करना होता है ना कि जो जैसे मान लो सॉस मेजर है, उसका मेन काम क्या है, फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन कराना है, ठीक है।
अगर मैं एक्सटेंशन करा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वो मसल स्ट्रेच होगी, इसलिए मैं पैसिवली करता हूं ये, ठीक है ना, ताकि वो जो मसल है वो खींचे जानबूझ के, ठीक है। तो सॉस मेजर अगर स्ट्रेच हुई तो उस वजह से पेन होगा, ठीक है, इलिसिट होगा, और अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। दूसरा अपना ऑब्टुरेटर टेस्ट, और ये वाला टेस्ट किसके लिए करा जाता है, जिनके अंदर अपेंडिक्स अपनी पेल्विक पोजीशन होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, देखो ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल का काम क्या होता है, ठीक है। ऑब्टुरेटर इंटरनस जो होती है ना, उसका काम है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। एक्सटर्नल रोटेशन, हिप जॉइंट पे एक्सटर्नल रोटेशन करने का काम होता है ऑब्टुरेटर इंटरनस का। बट मुझे तो उसको स्ट्रेच कराना है, तो मैं उसका अपोजिट करूंगा, दैट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले पेशेंट को, मतलब पैसिवली करूंगा, पेशेंट को नहीं बोलूंगा, मैं खुद उसको, उसका पांव पकड़ के करूंगा, पहले फ्लेक्स कर दूंगा हिप जॉइंट को भी और नी जॉइंट को भी। तो नी जॉइंट का और हिप जॉइंट का फ्लेक्शन कर दूंगा इस तरीके से। फिर क्या करूंगा कि हिप के लेवल पे यहां पे इंटरनल रोटेशन करूंगा यहां पे, ठीक है। तो इंटरनली जब रोटेट होगी तो ऑब्टुरेटर इंटरनस जो है वो स्ट्रेच होगी, और उसके ऊपर पड़ी हुई जो अपनी अपेंडिक्स है वो पेन इलिसिट करेगी। तो मतलब, और वो पेशेंट अचानक से रुक जाएगा, बोलेगा नहीं पेन हो रहा है मेरे को, तो मतलब कि अपेंडिक्स का मतलब केस है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस का केस है। मेक द पेशेंट लाई ऑन इन सुपाइन पोजीशन, मतलब उसको सुला दिया। फ्लेक्स द नी एंड हिप, ठीक है, हिप और अपनी नी को फ्लेक्स करो, एंड एक्सटर्नली रोटेट करो, ठीक है, ठीक है, इसको एक्सटर्नली रोटेट करो, मतलब इसको एक्सटर्नली रोटेट करना अपन को, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को एक्सटर्नली रोटेट करना है, और इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का इंटरनल रोटेशन करना है। तो वो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड अपेंडिक्स लाइंग ऑन ऑब्टुरेटर इंटरनस, इट इलिसिट्स द पेन, ठीक है। मतलब जो ऑब्टुरेटर इंटरनस के ऊपर जो अपनी अपेंडिक्स पड़ी है वो पेन इलिसिट करती है। तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई पेल्विक अपेंडिक्स है, और पेल्विक अपेंडिक्स के अंदर अपेंडिसाइटिस का केस है, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ पे अपनी अपेंडिक्स खत्म हो गया। अपेंडिक्स के बाद अपना अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाला है रेक्टम को, ठीक है, जो कि अपना अगला लेक्चर आएगा। तो अपेंडिक्स के अंदर अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना यही है, अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। इसको तुम डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस तुम्हें पता होनी चाहिए, मैकबर्नीज पॉइंट के बारे में तुम्हें अलग से शॉर्ट नोट हो सकता है, ठीक है। और अपना सॉस टेस्ट एंड ऑब्टुरेटर टेस्ट भी तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी इसकी पोजीशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स भी तुम पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।